मतलब कि तो फिर अगर प्रकाश के पथ में आप बाधा डाल रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो आपके विपरीत फिर प्रतिक्रिया भी होगा। तो वो प्रतिक्रिया क्या होता है आपका, तीन तरीके से प्रतिक्रिया करता है। एक तो होता है आपका परावर्तन, यानी प्रकाश के पथ में बाधा डालने पर परावर्तन की घटना देखने को मिल सकता है आपको, या फिर आपको प्रकाश के पथ में बाधा आएगा तो फिर अपवर्तन की घटना भी देखने को मिल सकता है। अगर प्रकाश के पथ में बाधा आ जाए तो फिर प्रकाश का अवशोषण भी हो सकता है। तो यानी ये तीन तरीके का घटना आपको नजर आ सकता है कि जब प्रकाश के पथ में रुकावट आ जाए, प्रकाश के पथ में बाधा आ जाए, बाधा आएगा तो घटना तो होना तय है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के पथ में बाधा आने पर प्रकाश तीन तरीके से व्यवहार करता है। एक तो परावर्तन होता है यानी रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल। दूसरा आपका ये दोनों दूसरा होगा। दूसरा आपका अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है, और बिल्कुल सही बात है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन हो जाता है प्रकाश का। तो फिर ये देखिए यहाँ पे टॉर्च आपका, यहाँ पे टॉर्च से प्रकाश की किरणें निकल रही है और दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो प्रकाश का जब एक माध्यम से आकर के टकराए किसी वस्तु से और उसी माध्यम में फिर से लौट जाए तो प्रकाश का परावर्तन की घटना। जब प्रकाश एक माध्यम से आए, प्रकाश वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, मतलब कि उसी माध्यम में रिटर्न नहीं जा रहा है, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो अपने पथ से ये विचलित हो जाएगा, बिल्कुल। तो विचलित हो या फिर अपने मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, ये घटना जो है ये आपका अपवर्तन की घटना है, प्रकाश का ये अपवर्तन की घटना है। तो बिल्कुल एक घटना, दूसरा घटना। और ये जो ब्लैक होल आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक होल, जब आपके ब्लैक होल में प्रकाश की किरणें जाएगी तो प्रकाश की किरणें पूरी तरीके से अवशोषित हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। आप देखिएगा कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, हम लोग काले वस्त्र कम पहनते हैं। काले वस्त्र कम पहनने का कारण क्या है कि प्रकाश का पूरी तरीके से अवशोषण होता है, हमको अधिक गर्मी महसूस होती है। तो ये ब्लैक होल उसी तरीके का घटना करता है कि प्रकाश के पथ में अगर मतलब कि ब्लैक होल आ जाए तो पूरी तरीके से प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट इससे रिलेटेड दो चार एमसीक्यूज देख लेते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। अब देखिए ध्यान से कि प्रकाश, ये मान लेते हैं मेरा कोई दर्पण है, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, ये मेरा क्या है, ये मेरा समतल दर्पण है या कोई सतह है। तो प्रकाश की किरणें आई और आकर के टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गई, यानी प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया। तो यही तो है मेरा प्रकाश का परावर्तन की घटना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा, लेकिन हम प्रकाश के बारे में भी तो समझ बनाना हमारा मकसद होना चाहिए। और प्रकाश के बारे में सारे टॉपिक्स को कवर करके जब हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जब आपको मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको तभी समझ में आएगा जब ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ जाए। तो फिर हमारे साथ आप धैर्य बना करके रखिएगा। हम चाहते तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि साइंस को समझना जरूरी है आपको। तो फिर जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा तो फिर बेहतर ढंग से, सबसे बेहतर ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आप इतना मान के चलिए कि प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से आकर के टकराती है, उसी माध्यम में लौट जाए, बाउंस बैक हो जाए, तो फिर वो प्रकाश का परावर्तन की घटना है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को तो अपवर्तन कहते नहीं है, क्योंकि अपवर्तन तब होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। तो ये परावर्तन की घटना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अवशोषण नहीं होगा और बिल्कुल विवर्तन नहीं होगा। विवर्तन के बारे में क्लास 12 में हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु अधिक प्रकाश को अवशोषित करती है। आपको हम बता दिए कि सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण कहाँ होता है, आपका ब्लैक होल में। तो यहाँ पे काले रंग के वस्त्र होगा या फिर काले रंग का जो ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक होगा। तो यही बात बोला है कि निम्न में से कौन सी वस्तु अधिक प्रकाश का अवशोषण यानी अधिक प्रकाश को अवशोषित करती है। तो सफ़ेद कागज नहीं, बिल्कुल नहीं। काला कपड़ा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दर्पण नहीं, पारदर्शी कांच नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि निम्न में से कौन सी वस्तु अधिक प्रकाश को अवशोषित करती है, तो आप बोलेगा कि काला कपड़ा। काला कपड़ा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलती है तो यह किस घटना का उदाहरण है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब की जाती है और वो अपनी
एक क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, अभी आपको जस्ट बताया अपवर्तन की घटना है और अपने पथ से विचलित भी हो जाएगा वो। तो एक पथ से दूसरे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलती है, बिल्कुल अपना दिशा खो देती है वो। तो यह किस घटना का उदाहरण है? ये परावर्तन का नहीं, परावर्तन तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं होता, उसी माध्यम में लौटना ही परावर्तन है। तो अपवर्तन, बिल्कुल अपवर्तन की घटना होगा ये, और अवशोषण होगा नहीं, परिकिरणन होगा नहीं। परिकिरणन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। तो फिर अभी हम लोग जस्ट देखेंगे उसको। अभी आप इतना समझ के चलिए कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो वो अपवर्तन की घटना है, और प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर एक माध्यम, मतलब कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो फिर वो परावर्तन की घटना। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाए तो फिर अपवर्तन की घटना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में, प्रकाश का परिकिरणन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका आ गया यहाँ पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप देखिए एक पेड़ के आसपास सूर्य की किरणें आती है, तो इस तरीके का से आपको एक फिनोमिना देखने को मिलता है, एक घटना आपको नजर आता है। यही है प्रकाश का परिकिरणन, यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी तरीके से आपको आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश के परिकिरणन की घटना है। बिल्कुल, अगर आप किसी अंधेरे, आप अगर मान लेते हैं किसी कमरे में, वहाँ पे प्रकाश की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती है, फिर भी जब आप देखिएगा कि मॉर्निंग के टाइम में, अगर रात भर आप अगर उस रूम में अगर मान लें अंधेरा था, तो मॉर्निंग के टाइम में उस प्रकाश की किरणें डायरेक्ट उस रूम पर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस हो जाता है कि सूरज निकल चुका है। यानी प्रकाश की किरणें जब मतलब कि डायरेक्ट ना पड़ करके, मतलब कि विस्तृत होकर के अलग अलग दिशाओं के माध्यम से फैल जाए, तो वो किसका उदाहरण है? वही मेरा प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण है। तो फिर जब प्रकाश की किरणें, जब इस रूम पर डायरेक्ट नहीं प्रकाश की किरणें आ रही है, फिर भी हमको मतलब ये अनुभूति हो जाता है कि सूरज निकल चुका है। ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही हमको पता चलता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही किसी रूम में किसी वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है, कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूलकण या सूक्ष्म कण मौजूद हो, तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होकर के, कुछ भाग का अवशोषण होता है और बाकी क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में विस्तृत या फिर प्रसारित हो जाता है। तो फिर वही बात यहाँ पे लिखा है कि उसी घटना को हम प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूलकण या अत्यंत सूक्ष्म कण हो, तो उसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। इस घटनाओं को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही हमको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ये घटना हमको देखने को मिलता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही देखिए, सूर्य के प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही हम दिन में ऐसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधी नहीं पड़ती है, फिर भी हम वे वस्तुओं को देख पाते हैं। ये घटना प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही संभव हो पाता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है। यहाँ पे आपका एक फिर से एमसीक्यूज आ गया। तो यहाँ पे आप बताइए कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है। तो प्रकाश का परिकिरणन सीधा चलना नहीं, प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता। प्रकाश का मुड़ना ये भी नहीं, प्रकाश का मुड़ना भी आपका प्रकाश का परिकिरणन की घटना नहीं है। विभिन्न दिशाओं में फैलना या फिर प्रसारित होना या फिर विस्तृत होना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन ये गलत घटना हो जाएगा। यानी प्रकाश का परिकिरणन का क्या एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है, तो आप बोलिएगा कि विभिन्न दिशाओं में फैलना। क्या हो जाएगा आपका? विभिन्न दिशाओं में फैलना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, अभी आपको जस्ट बताए। आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश के परिकिरणन के घटना के कारण ही आकाश का रंग हमको नीला दिखाई पड़ता है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक से हम लोग का वो है प्रकाश की किरण। यानी प्रकाश की किरण और प्रकाश की किरण पुंज से क्या समझते हैं, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, यानी आपको समझना है। तो आपको समझिए कि दीप्त वस्तु से प्रकाश रेखा जिस रेखा पर गमन करती है, प्रकाश जो है जिस रेखा में गमन करती है, उसी को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण, जैसे अगर हम मान लेते हैं प्रकाश का जो ये डायग्राम बनाए, ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश के पथ को ही हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं उसको।
तो बिल्कुल कि जिस रेखा पर गमन करती है, यानी दीप्त वस्तु से प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं, उसी को रे ऑफ लाइट कहते हैं। बिल्कुल, अगर यही रे ऑफ लाइट जो है यानी प्रकाश की किरण, दो चार किरण अगर हो जाए तो दो चार किरण अगर यहाँ पे हो जाए तो किरणों का समूह हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। किरणों के समूह यानी प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है। प्रकाश के किरणों के समूह को ही प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अपसारी किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल करके अलग अलग दिशाओं में जब प्रसारित हो जाए, फैल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे ये जो एरो है, एरो को आप सही कर लीजिएगा, ये एरो इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे प्रकाश का फैलना क्या हो जाएगा? प्रकाश का फैलना आपका अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। यहाँ पे गलत डायग्राम आ गया, तो बिल्कुल इस तरीके से एरो आपका होगा, एरो आपको इधर देना होगा। यानी मान लेते हैं ये मेरा प्रकाश स्रोत है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से प्रकाश निकल करके अलग अलग दिशाओं में डायरेक्शन में चले जाए तो इसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? मान लेते हैं ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही है, लेकिन एक ही बिंदु पर आकर के मिले तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज देखिए यहाँ पे आपको पैरेलल नजर आता होगा, यानी यहाँ पे अगर आपको रेल पटरी नजर आता होगा तो प्रकाश का ये समांतर किरण पुंज है। जब प्रकाश की किरणें मतलब कि समान दूरी पर बना करके चले, एक रेल पटरी में चले, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज को समझने का समांतर किरण पुंज आखिर इसका एग्जाम्पल कहाँ से दिया जाए जो आपको समझ में आ जाए? तो सूर्य का प्रकाश किरणें, सूर्य के प्रकाश किरणें, सूर्य हमसे अनंत दूरी पर है, जब भी दूरी अनंत हो जाए तो समझ जाइए कि प्रकाश की किरणें हम तक जो आती है वो पैरेलल होकर के आती है, यानी समांतर होकर के हम तक पहुँचती है। तो समांतर किरण पुंज का उदाहरण सबसे बेहतर होगा कि सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं, सूर्य की प्रकाश जो है हम तक जो पहुंचता है वो समांतर किरण पुंज के मदद से ही पहुंचता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रकाश की किरण पुंज क्या है। प्रकाश की किरणों के समूह को ही प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश रेखा जिस रेखा पर गमन करती है, यानी दीप्त वस्तु से प्रकाश रेखा जिस रेखा पर गमन करती है उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज यानी अपसारी किरणें कैसी होती है। अब देखिए ध्यान से, अपसारी किरणें कैसी होती है। अब अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी यानी फैलना, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, उसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो अब यहाँ पे बोलिए कि जब मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत है, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, या इसी से लाइट निकल रहा है। जब लाइट निकले इससे तो फिर ये अलग अलग डायरेक्शन में जब प्रकाश की किरणें चले जाए, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाए, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में जब ये फैल जाए तो इसी को हम लोग अपसारी बोलेंगे। तो फिर अलग अलग डायरेक्शन में जब ये फैल जाएगा तो इसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो एक बिंदु पर मिलती है? नहीं, एक बिंदु पर नहीं मिलती है। एक दिशा में चलती है? नहीं, एक दिशा में समांतर किरणें चलती है। अलग अलग दिशाओं में फैलती है? बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में फैलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर रहती है? नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि अपसारी किरणें कैसी होती है? अपसारी किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती है। अपसारी किरणें अलग अलग दिशाओं में फैलती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अभिसारी किरणें किस में मिलती है। तो अगर मान लेते हैं ये मेरा प्रकाश स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। अब अगर यहाँ से लाइट निकले तो यहाँ से लाइट निकले, इधर से भी लाइट निकले, इधर से भी लाइट निकले, इधर से भी लाइट आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, और एक ही बिंदु पर आकर के मिले, यानी सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल करके एक ही बिंदु पर आकर के मिले, उसी को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो प्रकाश की मतलब कि अभिसारी किरणें किस में मिलती है? एक बिंदु पर, बिल्कुल एक ही बिंदु पर मिलती है। अलग अलग दिशाओं में नहीं, अलग अलग दिशाओं में नहीं, सीधी रेखाओं में नहीं, अनियमित रूप से नहीं, बिल्कुल एक बिंदु पर आकर के मिलती है। ये मेरा एग्जाम्पल रहा। तो अभिसारी किरणें किस में मिलती है? तो आप बोलेगा कि एक बिंदु पर मिलती है। बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग चले कि समांतर
समांतर किरणों का उदाहरण कौन सा है? तो समांतर किरणों का उदाहरण सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको हम बताया कि सूर्य का प्रकाश जो हम तक पहुंचता है वो समांतर किरण पुंज के रूप में ही, समांतर किरणों के रूप में ही हम तक पहुंचता है, क्योंकि उसकी दूरी अनंत है। तो फिर आप कौन सा ऑप्शन के साथ जाइएगा? बल्ब की रोशनी नहीं, बल्ब की रोशनी नहीं, मोमबत्ती की रोशनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, बिल्कुल आंसर सी इज द राइट आंसर। तो टॉर्च की रोशनी ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोलिएगा कि समांतर किरणें यानी जो पैरेलल होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उसको एग्जाम्पल क्या है? सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणों के साथ हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपका आ गया कि प्रकाश संचरण के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जब प्रकाश का संचरण होता है तो प्रकाश का संचरण के आधार पर वस्तुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो गया पारदर्शी वस्तु, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पारदर्शी वस्तु यानी जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और फिर अपारदर्शी वस्तु, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार नहीं हो पाए या जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, उसी को हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, उसी को हम लोग ऑप्टिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और एक होता है आपका पारभासी यानी अर्ध पारदर्शी, यानी जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा यानी आंशिक रूप से प्रकाश की मात्रा आर पार हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं पारभासी या अर्ध पारदर्शी। और पारभासी का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि जैसे मान लेते हैं घिसा हुआ कांच, आपका बिल्कुल उसको एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी आंखों की पलकें, यानी आंखों की पलकें आपका क्या हो जाएगा? पारभासी या अर्ध पारदर्शी हो जाएगा। ये जो आपको ग्लास नज़र आता होगा, ये ग्लास भी आपका क्या हो जाएगा? आपका अर्ध पारदर्शी यानी पारभासी हो जाएगा। तो ये इसी को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फिर यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको हम बताएं कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसी को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कांच है, ये आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास, आपको इससे आसानी से प्रकाश आर पार हो जाएगा। ये आपका मान लेते हैं ये ग्लास है, ये आपका ग्लास है, इससे आसानी से आर पार हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर वायु से भी प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर जल से भी प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। तो ये सारा एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से अगर हम बोले कि पारभासी, यहाँ पे पारभासी होना चाहिए, यहाँ पे पारभासी होना चाहिए। पारभासी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिनसे होकर प्रकाश की आंशिक मात्रा ही आर पार हो पाए, यानी जिनसे होकर प्रकाश की कुछ भाग आसानी से आर पार हो जाए, उसी को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये ग्लास है, आपका इसी तरीके से आंखों की पलकें हैं। तो देखिएगा कि आपके अगर आप अपने आंखों को बंद करते हैं और आप सोए हुए हैं रूम में, अचानक से कोई बल्ब ऑन हो तो फिर आपको ये महसूस हो जाता है कि कुछ जल रहा है, अचानक रूम में रोशनी आया। तो ये आपके आंखों की जो पलकें हैं, वहाँ से आप आंशिक रूप से प्रकाश आपके आंखों में प्रवेश कर रहा, प्रकाश की कुछ मात्राएं आपके आंखों में प्रवेश कर रहा, इसलिए आपको महसूस हुआ। ये जो घिसा हुआ कांच है, यहाँ से होकर प्रकाश की मात्रा कुछ मात्रा ही उस पार जा पाएगी। तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? ये भी आपका पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल आ गया। फिर उसी तरीके से अपारदर्शी वस्तु यानी ओपिक ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? आपको ये लाइन आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा होगा, अगली बार से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये आपको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो फिर आप यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो पाए, जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो पाए, उसी को हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनसे होकर प्रकाश नहीं मतलब कि जा पाता है। जैसे दीवार दे दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बेंच दे दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए आपका कॉपी दे दीजिएगा, बुक्स दे दीजिएगा, कुछ भी दे दीजिएगा जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, वो क्या हो जाता है? मेरा आपका अपारदर्शी यानी ओपिक ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं अपारदर्शी यानी ओपिक वस्तु की क्या विशेषता है, ये एमसीक्यूज़ को देखने के लिए। अब देखिए ध्यान से, ये एमसीक्यूज़ आपको क्या कहता है कि अपारदर्शी वस्तु की क्या विशेषता है। तो अपारदर्शी वस्तु की क्या विशेषता है कि प्रकाश को पूरी तरह गुजरने देता है। क्या ये प्रकाश को पूरी तरीके से गुजरने देता है? तो आप यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, बिल्कुल लगाइए। क्या प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देता है? क्या ये प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देता है? क्या प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देता है? क्या प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है? कौन सा आंसर होगा? अपारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो पाता, प्रकाश आर पार ही नहीं हो पाता है। प्रकाश को पूरी तरीके से गुजरने देता है, गलत बात। पूरी तरीके से गुजरने देगा तो फिर वो तो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यानी पारदर्शी हो जाएगा। प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देता है, अगर आंशिक रूप से गुजरने देगा तो ये तो पारभासी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये फिर
फिर पारभासी यानी अर्ध पारदर्शी हो जाएगा, और ये आपका पारदर्शी हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया, दोनों ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। बिल्कुल, प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देता, बिल्कुल सही बात है, यही है मेरा अपारदर्शी है, यही मेरा अपारदर्शी का विशेषता है। तो फिर हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, ये भी गलत है। तो फिर अपारदर्शी वस्तु की क्या विशेषता होती है कि प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देता है, अपने से होकर प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं गुजरने देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सी वस्तु अर्ध पारदर्शी है यानी ट्रांसलूसेंट है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो अर्ध पारदर्शी हो, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी को पारभासी कहते हैं, इसी को हम लोग पारभासी ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दे दिए थे कि मान लेते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच आपका एग्जाम्पल में आ गया था। इसी तरीके से आपका आ गया था कि तेल लगा कागज़, आपका एग्जाम्पल में आ गया था, तेल लगा कागज़, कागज़ आपका एग्जाम्पल के तौर पर आ गया था। इसी तरीके से आपका आँखों की पलकें आप एग्जाम्पल में आ गया था, आँखों की पलकें, आँखों की पलकें, बिल्कुल आँखों की पलकें। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि साफ कांच, ये साफ कांच तो फिर नहीं हो सकता, ये तो अर्ध पारदर्शी नहीं, ये तो पारदर्शी हो जाएगा, बिल्कुल ये पारदर्शी हो जाएगा। तो फिर ये पारदर्शी हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। लकड़ी, ये तो अपारदर्शी हो जाएगा, लकड़ी तो फिर आपका अपारदर्शी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये अपारदर्शी गलत हो जाएगा। धुंधला कांच, बिल्कुल धुंधला कांच या फिर घिसा हुआ कांच, बिल्कुल ये सही आंसर है। यही आपका क्या है, अर्ध पारदर्शी है, यही आपका क्या है, अर्ध पारदर्शी। इसी को हम लोग पारभासी ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसी को हम लोग पारभासी भी कहते हैं। ये बार बार आपको हम बता रहे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। लोहे की चादर, ये तो आपका क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा, बिल्कुल ये अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। लोहे की चादर क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको आराम से, मतलब कि ये टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गया आपका। तो हम लोग चलते हैं कि जो वस्तुएं प्रकाश को पूरी तरीके से अपने से आर पार जाने देती है उसको क्या कहते हैं। जो वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश को आर पार जाने दे उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, उसी को तो हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जल हो जाएगा, जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच, बिल्कुल वायु हो जाएगा। ये सारा एग्जाम्पल आपका क्या है, ये आपका ट्रांसपेरेंट, यानी ये आपका सारा एग्जाम्पल किसका है, ये आपका पारदर्शी का एग्जाम्पल है। किसका, पारदर्शी। ये इसी को, पारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो अब आसानी से पूरी तरीके से आर पार जाने दे उसी को पारदर्शी, उसी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, छाया। अब देखिए ध्यान से, छाया, आप देखे होंगे कि छाया जो होता है अपारदर्शी वस्तुओं के कारण बनता है। छाया क्या बनता है, अपारदर्शी वस्तुओं के कारण आपको छाया बनते हुए नजर आता है। तो एक बार हम इस स्लाइड में ले लेते हैं कि ध्यान से आपको बता देते हैं। ये जो छाया बनता है हमेशा, छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं का बनता है, अपारदर्शी वस्तु के कारण बनता है। तो अगर हम लोग इसमें अगर मान लेते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे कि अपारदर्शी वस्तु के कारण छाया बनता है, ये पहला पॉइंट तो यही लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे जब इसको लिखे तो यहाँ पे छाया नहीं लिख करके यहाँ पे हम लोग शेडो कर देते हैं, शेडो फॉर्मेशन कर देते हैं, शेडो फॉर्मेशन, छाया का बनना। तो फिर अपारदर्शी वस्तु के कारण छाया बनता है, अपारदर्शी वस्तु के कारण छाया बनता है, छाया बनता है, बिल्कुल छाया बनता है। और छाया हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में बनता है, छाया वस्तु के विपरीत दिशा में बनता है। छाया वस्तु के विपरीत दिशा में बनता है, बिल्कुल ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बोले कि छाया जो है, छाया की जो प्रकृति होता है, छाया रंग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, छाया रंग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, रंग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब क्या होता है, निर्भर नहीं करती, इसका मतलब होता है कि छाया हमेशा ब्लैक कलर का ही बनता है, काला रंग का धब्बा होता है ये मतलब कि काला रंग का धब्बा होता है, ये काला रंग का धब्बा होता है, रंग का धब्बा,
बिल्कुल, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि फिर छाया के बारे में, तो छाया के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। छाया जो होता है, छाया छाया वस्तु वस्तु के आकार आकार अच्छा, पहले आकृति बोल देता। छाया वस्तु के आकृति को बता सकती है, बता बता सकती है। इसका मतलब क्या है? छाया हम लोग देख करके बता सकते हैं कि ये किसकी छाया है। ये किसी इंसान की छाया है, या किसी जानवर का, या कॉपी का, या पेन का, या फिर कौन सा वस्तु वहाँ पे रखा गया है जिनका ये छाया है। छाया को देख करके हम आकृति यानी शेप का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं कि आखिर ये आकृति या शेप या बनावट आखिर किस चीज़ का है जो हमको छाया देखने को मिल रहा है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन पांचवा पॉइंट में हम बताएंगे आपको कि जो छाया जो है, छाया वस्तु के आकार को नहीं बता सकती, नहीं बता सकती है। अब नहीं बता सकती है कैसे? ये वस्तु और प्रकाश के बीच में जो दूरी है उसके हिसाब से ये छाया का निर्धारण होता है। तो इसलिए हम लोग छाया देख करके वस्तु का आकार, उसका हम लोग साइज, आकार मतलब साइज, उस साइज से मतलब देखिए, मान लेते हैं अगर आपका ये जो पेन मान लेते हैं आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर 10 सेंटीमीटर का है तो छाया आप कभी कभी आप देखिएगा कि 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का भी देखने को मिलता है। और कभी कभी हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर पेन का 3 से 4-5 सेंटीमीटर आपको छाया देखने को मिले। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस छाया का जो हाइट से हम इस पेन का हाइट का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छाया को अगर देखें तो फिर हमको पता चल जाएगा कि ये किसी पेन का छाया है। यानी आकृति का तो निर्धारण कर सकते हैं, शेप का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन आकार का यानी साइज का निर्धारण हम छाया से नहीं कर सकते। यही बात आपका पांचों पॉइंट हम यहाँ पे आपको लिखा दिए, और ये पांचों पॉइंट को आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे छाया के बारे में क्या था, अब अगर देख लीजिएगा थोड़ा सा कि छाया यानी शेडो क्या होता है, कि जो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ में आ जाए तो वस्तु के पीछे काले रंग का धब्बा बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। बिल्कुल, यह अपारदर्शी या काले रंग का बनता, या अपारदर्शी या काले रंग का बनता है, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि वस्तु के रंग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। छाया का आकार वस्तु और प्रकाश की दूरी पर निर्भर करता है। वही बात आपको जस्ट बताए, छाया का जो आकार होगा, साइज होगा, वो वस्तु और प्रकाश की दूरी पर निर्भर करता है। यानी हम छाया को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि वस्तु का साइज कितना होगा। ये तो प्रकाश और वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे या दूरी घटाएंगे, वैसे वैसे मेरा छाया का जो है आकार आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि छाया वस्तु का आकार कितना होगा, लेकिन हम आकृति को बता सकते हैं कि आकृति कैसा, बनावट यानी किस तरीके का रचना है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यह आकार को नहीं, आकृति यानी बनावट को दिखाता है। बिल्कुल, इससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे ढंग से यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग जो वीडियो में मिलेंगे, उस वीडियो में हम आपको प्रकाश के परावर्तन से आगे बढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर एमसीक्यूज देखेंगे, फिर हम आपको समतल दर्पण पढ़ाएंगे और समतल दर्पण की विशेषता, फिर उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर आपको गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे। गोलीय दर्पण में आपका आ जाएगा, गोलीय दर्पण में जब पढ़िएगा तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आपको अच्छे ढंग से समझाना होगा। वो पॉइंट्स को समझाने के बाद फिर हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो गोलीय दर्पण के प्रकार में आएगा, अच्छे ढंग से उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम लोग ये सारा चीज़ अगर हम लोग अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो इसी तरीके से हम एमसीक्यूज़ को भी डील करते हुए चलेंगे। और फिर जब ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर का जो हाईलाइटेड या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एक वीडियो में करके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो